माँ जी, मंदिर में पूजा की सारी तैयारी कर दी है और भोग भी बना दिया है, आप बस आराम से पूजा कीजिए। अरे बहू, तूने क्यों इतना कुछ कर दिया? छोटी बहू को भी कह दिया होता कुछ। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो सब हो गया। अंजलि और मोहित कल रात देर से घर आए थे ना, तो मैंने अभी जगाया नहीं उसे। हाँ भाई, अभी नई नई शादी हुई है तो इनका सारा समय बस घूमने फिरने में जा रहा है। बड़ी बहू महेश को कहो कि मोहित को भी अब काम पर लगा ले। जी पापा जी, कह दूंगी मैं इनसे। गायत्री बेटा जरा इधर तो आ। अभी आई दादी। बेटा वो मेरा आपका चश्मा, ये लीजिए। तुझे कैसे पता मुझे चश्मा चाहिए था? आपके हाथ में अखबार है तो आप चश्मा ही ढूंढ रही होंगी ना। सही कहा बेटा तूने, एक तू ही है जो मुझे समझती है, बाकी नई बहू तो पता नहीं इस घर में रहती भी है या नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, अभी अंजलि भी आएगी आपके पास। आएगी तब ना जब जागी हो। मुझे खूब पता है आजकल की लड़कियों के नखरे। अच्छा, ये सब अब अखबार में भी छपने लगा है क्या? मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं दादी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप अखबार पढ़िए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। गायत्री घर की बड़ी बहू थी। जब से शादी करके वो इस घर में आई थी तब से उसने इस घर को बखूबी संभाल रखा है। अब घर वालों को गायत्री की इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना किसी का कोई काम होता ही नहीं था। माँ जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ माँ, मैं जल्दी कीजिए। और आपने मेरे लिए टिफिन में क्या रखा है? आज तो तुम्हारे फेवरेट सैंडविच रखे हैं बबली। फिर तो मैं मामा जी से कहती हूँ जल्दी स्कूल छोड़ दे, जिससे जल्दी से लंच हो जाए और मैं सैंडविच खा सकूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने नाश्ते के लिए भी सैंडविच रखी है तुम्हारे लिए। वाह मम्मी, आप तो बेस्ट हो। गायत्री बहू, मोहित अभी तक जागा नहीं क्या? जल्दी जाओ, उठाओ उसे। अरे रुक जा बहू, मैं जाती हूँ। जी माँ जी। सरोज जी अपने छोटे बेटे और बहू को उठाने के लिए उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। अरे मोहित, अंजलि, तुम दोनों क्या पूरा दिन सोने वाले हो? मुझे क्या है, मम्मी जी इतनी सुबह सुबह क्यों जगाने आ गए? अरे यार, 9 बजे कोई सुबह नहीं होती, सुबह का टाइम 6 बजे का था। तुम ऑलरेडी 3 घंटे लेट हो। यार अपने घर में तो मैं 11 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ उठ जाओ। तुम क्यों है मेरी साइड लोगे? अरे तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं? दिन भर सोते हो, रात में घूमने निकल जाते हो। ऐसा ही चलेगा तो बहू घर के काम कब जानेगी? आ रही हूँ मम्मी जी। अंजलि जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई। अंजलि बेटा, तुम्हारी शादी को 6 महीने बीत गए हैं, बहुत घुमा फिरी कर ली, अब थोड़ा घर में भी मन लगाओ। जी मम्मी जी सॉरी, वो कल कुछ ज्यादा ही थक गई थी। कोई बात नहीं, गायत्री अकेले किचन में काम कर रही है, जाकर उसकी मदद करते हैं। ठीक है, अभी जाती हूँ। अंजलि अपनी जेठानी गायत्री की मदद के लिए किचन में जाती है। क्या कर रही हो दीदी? दोपहर के खाने की तैयारी। कैसी रही कल मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी, आप लोग भी चलते ना तो और मजा आता। कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे साथ में। तब तक तुम ये सब्जियां काट दो और मैं आटा लगा देती हूँ। जी भाभी। अंजलि सब्जियां काटने लगती है और प्याज काटते काटते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे अरे रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम जाओ जाकर ठंडे पानी से अपनी आंखें धोकर आओ। अंजलि सब्जियां काटना छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ बहू से? माँ जी, काम करने की आदत नहीं है ना बेचारी को, प्याज काटती ही आंखों से आंसू आ गए। ये आजकल की लड़कियां भी। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी ना काम। ठीक है, पर कम से कम वो अम्मा जी को खाना देना तो जा ही सकती है उनके कमरे में, इसी बहाने अम्मा जी से उसकी बात भी हो जाएगी। जी मैं बोल दूंगी। गायत्री खाना बनाकर तैयार कर देती है और एक प्लेट लगाकर अंजलि को बुलाती है। जी दीदी, आपने बुलाया? हाँ अंजलि, ये लो, दादी को खाना खिला दो, वो अपने कमरे में ही खाती है। ठीक है। अंजलि खाने की प्लेट लेकर दादी के कमरे में आती है। दादी माला करने में व्यस्त थी। दादी जी, आपको खाना, फ्री होकर खा लीजिएगा। छोटी बहू गायत्री को भेज दे। ठीक है। अंजलि बाहर आकर गायत्री को दादी के पास जाने के लिए कहती है। क्या हुआ दादी, आपने बुलाया? तू क्यों लेकर नहीं आई खाना? अरे दादी, आप ही तो कह रही थी ना छोटी बहू आती नहीं, तो मैंने उसे भेज दिया। क्यों, क्या हुआ? मुझे वो पसंद नहीं, तू ही आया कर मेरे पास।
दादी की ये बात अंजलि सुन लेती है और कमरे में चुपचाप आकर बैठ जाती है। गायत्री क्या है? अंजलि मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? पता नहीं माँ जी, मैं तो दादी को खाना खिला रही थी। ठीक है, मोहित आएगा तो पता चल ही जाएगा। जी माँ जी। आइए आप सब खाना खा लीजिए। दोपहर में बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। गायत्री दादी के पैरों की मालिश कर रही थी। माँ वो करवा दो ना, कल टेस्ट भी है, उसकी पढ़ाई भी करनी है। आज तुम दोनों चाची के पास पढ़ाई कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। छोटी मम्मी के पास? ठीक है, चल चिंटू आज छोटी मम्मी के पास पढ़ाई करते हैं। दोनों बच्चे अंजलि के कमरे में आते हैं। अंजलि अपने फोन में व्यस्त थी। चाची हमें होमवर्क करवा देना। हाँ मम्मी, फिर कल टेस्ट भी है, उसकी तैयारी भी करनी है। अरे यार तुम लोग आ गए, देख रहे हो ना मैं बिजी हूँ। आप कहाँ बिजी हो? आप तो फोन चला रही हो। अरे कितना जुबान चलाती हो, थोड़ा कम बोला करो। अपनी माँ से क्यों नहीं पढ़ती? चाची बुआ तो खुद बिजी रहती है, लेकिन आपकी तरह नहीं। चल बबली, माँ ही पढ़ा देती हूँ मैं। चिंटू और बबली लौटकर गायत्री के पास ही आ जाते हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? और बबली तुम क्यों उदास हो? माँ चाची ने इससे बोला कि अपनी माँ से पढ़ाई किया करो। क्या ऐसा बोला? कोई बात नहीं, तुम्हारी चाची बिजी होगी ना, मैं पढ़ा देती हूँ। तुम आ जाओ बबली चिंटू, तुम लोग कमरे में बैठो, मैं मैगी बनाकर लाती हूँ। गायत्री की बात सुनकर बबली खुश हो जाती है। देखा मेरी माँ कितनी अच्छी है। शाम के वक्त मोहित घर आता है और अंजलि को ढूंढने लगता है। क्या हुआ? आते ही क्या ढूंढ रहा है? अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही माँ। कमरे में जाना, यहाँ थोड़ी ना होती है अंजलि। सही कहा माँ। मोहित कमरे में आता है और अंजलि को रूठा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ? आज ज्यादा काम कर लिया क्या घर में? नहीं, काम वाम तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। क्या बात कर रही हो? पसंद तो वही करके लाया तुम्हें। वो बात अलग थी। तुम्हें पता है आज दादी ने क्या कहा? दादी ने कहा? वो भी तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं उनके पास ना जाया करूं। ऐसा उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, गायत्री दीदी से कह रही थी तो मैंने सुना। क्या तुम भी सुनी सुनाई बातों को इतना दिल पर लेकर बैठी हो? बाहर चलो, सबके साथ बैठो। आज भाभी का बर्थडे है, तुम्हारी पसंद का चॉकलेटी केक लाया हूँ मैं। आज दीदी का बर्थडे है? उन्होंने तो बताया भी नहीं। वो ऐसी है, अपनी बात किसी से नहीं कहती है और दूसरों की सेवा में लगी रहती है। अब तुम भी उनकी तारीफ पे लग जाओ। अब चलो बाहर चलो। सभी लोग मिलकर गायत्री का बर्थडे मनाते हैं और दादी आगे आती है। ये ले बेटा, तुझे मेरे कंगन बहुत पसंद है ना, ये तू रख ले। अरे दादी, ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आप पहनती हुई है। मैं कब तक पहनूंगी, सब कुछ बहू का ही तो है। ये ले, तू रख ले। बहू जब दादी कह रही है तो रख लो ना, क्या समस्या है? ठीक है माँ जी। और हाँ, इन कंगन के साथ ये लाल साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत खूबसूरत है। अभी तो ये है तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गई? धन्यवाद माँ जी। माँ, मैंने और बबी ने भी आपके लिए कार्ड बनाया है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे दीदी, आपको तो बहुत सारे गिफ्ट मिल गए। गिफ्ट गिनती नहीं है अंजलि, ये तो घर वालों का प्यार है। और भाभी, मेरी तरफ से ये चेन आपके लिए। अंजलि तो चेन देखकर जल भूल गई, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई। वो घर से बाहर जाने का बहाना ढूंढने लगी। मम्मी जी, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे लेकिन बहू, अभी तो रात होने को है, मोहित को साथ ले जाओ अगर इतना ही जरूरी है तो। कौन से फ्रेंड के यहाँ जाना है? तुमने तो बताया नहीं मुझे। वो मुझे ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, फिर कभी चली जाऊंगी। गायत्री आज बहुत खुश थी। सभी ने उसे बर्थडे पर सरप्राइज दिया था। रात को खाना खाकर मोहित कमरे में आया। भाभी के हाथ का खाना लाजवाब होता है ना अंजलि? हाँ, वो तो होगा ही स्वादिष्ट। अब क्या हुआ? इस तरह से मुंह क्यों बना लेती है बात बात पर? आपने मुझसे पूछा तब भी कि दीदी के लिए चेन ला रहे हो? तो मुझे टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोचा तुमने? क्यों ना हम अलग हो जाए? अलग हो जाए? किससे? क्यों? देखो मोहित, मुझे साफ साफ पता चलता है इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। अरे कैसी बात कर रही हो? भाभी ने कभी अलग होने की बात नहीं कही। तुम्हारी भाभी होंगी देवी, मैं नहीं हूँ। मैं ऐसे नहीं रह सकती। देखो थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज के बाद अलग होने की बात मुझसे मत बोलना। मोहित सोने चला गया और अंजलि बाहर आ गई। बाहर बबली की माँ आई हुई थी।
अरे आओ आओ अंजलि, अब तो तुम्हें भी ये घर अपना ही लगने लगा होगा ना? हाँ दीदी, अपना लगना क्या, ये घर तो मेरा ही है। सही कहा, जैसे गायत्री भाभी ने इस घर को संभाला है तुम भी सीख लो, ऐसे ही जोड़कर रखना परिवार को। यहाँ भी गायत्री गायत्री गायत्री। क्या हुआ, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाती हूँ। क्या हुआ अंजलि, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अगले दिन अंजलि उठकर किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। अरे अंजलि, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, नाश्ता तो मैं बना लेती हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, ये सब आप क्यों करती हो, सब पता है मुझे। क्या कह रही हो तुम, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? नहीं नहीं दीदी, गलती तो मैंने कर दी, जो 6 महीने ज्यादा ही आराम कर लिया, यहाँ अपनी जगह ही नहीं बना पाई। कौन सी जगह की बात कर रही हो, तुम्हारी जगह तो पहले से है, छोटी बहू हो तुम इस घर की। छोटी बहू हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग आपके नाम की ही माला जपते रहते हैं। अरे वो कुछ नहीं है, तुम्हें भी सब प्यार करते हैं। अरे दीदी, अब आप अपनी मिश्री जैसी बोली मेरे कानों में मत गोली, मैं आपके चक्कर में नहीं पड़ने वाली। क्या बात है, आज तो दोनों बहुएं आए रसोई में। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। लाओ, मैं दादी को देकर आती हूँ नाश्ता। कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी खुद ही। अंजलि नाश्ता लेकर दादी के पास जाती है और कहती है, दादी जी आपका नाश्ता लेकर आई मैं। अरे गायत्री कहाँ गई आज? वो काम में व्यस्त है, आज नाश्ता मैंने बनाया है, आप कर देखिए ना। नाश्ता बनाने से पहले एक बार गायत्री से पूछ लेती, मैं पोहा नहीं खाती। अच्छा, तो मैं आपके लिए दूसरा कुछ बना कर लाऊं? नहीं नहीं, तू बार बार मेहनत मत कर, गायत्री को भेज दे मेरे पास बस। घर में 2 बहुएं थी, रचना और प्रिया। दोनों ही अपने अपने तरीके से समझदार और मॉडर्न थी, लेकिन उनके लिए अब घर गृहस्थी से ज्यादा जरूरी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाहर घूमना हो गया था। पहले पहले जब आई थी तो सास कमला देवी से बातें करती थी, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब सब बदल गया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न रहती, रात को देर तक मोबाइल पर लगी रहती, कभी रील बनाती, कभी वीडियो देखती, और सुबह का अलार्म तो हमेशा फेल हो जाता। एक दिन सुबह घड़ी में 9 बजने को थे और रसोई ठंडी पड़ी थी। बेटा नाश्ता बना लोगे, टाइम निकल जाएगा तो सीधे खाने का ही टाइम हो जाएगा। प्रिया तुम बना लो आज, कल तो मैंने बनाया था। और कल से पहले 2 दिन तो मैंने बनाया था ना, वैसे भी सुबह इतनी जल्दी उठकर क्या मिलेगा, 9 साढ़े 9 भी तो सुबह ही होता है। लेकिन बहू आदत अच्छी नहीं है देर से उठने की, घर में सबको टाइम पर खाना नाश्ता मिलना चाहिए ना। माँ जी, अभी सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं, थोड़ी देर और रुक जाइए ना, हम लोग फटाफट से नाश्ता बना लेंगे। आप तो रोज सुबह हम दोनों के पीछे पड़ जाती हैं। वही तो, माँ जी को ना छोटी छोटी बातों पर कचकच करने की आदत पड़ गई है। वैसे भी माँ जी, आपके बच्चों को ऑफिस 11:30 बजे निकलना होता है, कौन सा दूर है आपके बच्चों का ऑफिस, और आप एक ऐसे करती है जैसे सुबह सुबह की 6 बजे उन्हें कहीं की ट्रेन पकड़नी है। बहू तुम लोग कभी भी सीधे मुझे जवाब क्यों नहीं देती हो, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो। अरे सासू माँ, आप भी तो एक ही चीज के पीछे बार बार पड़ जाती हो, तो कौन परेशान नहीं होगा। हम क्या, महान से महान बहू रानी भी परेशान हो जाएगी आपके व्यवहार से। पहले तो कमला देवी थोड़ा बहुत समझाती थी, लेकिन अब तो चुप रहना ही बेहतर समझती थी, इसलिए वो अपनी बहुओं को ज्यादा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पुराना प्रोग्राम देखने लगती है। तभी अमित और रोहित बाहर आ गए। अरे नाश्ता नहीं बना क्या? हाँ बन गया है, और आपकी माँ जी को समझाओ, सुबह सुबह इतना टेंशन लेती है और हम दोनों का ना दिमाग खराब कर देती है। अरे लेकिन आज तुम लोगों ने फिर से पास्ता बनाया, 2 दिन पहले भी तुम लोगों ने नाश्ते में हमें पास्ता ही दिया था। तो क्या हो गया, कौन सा मैदा वाला पास्ता है, सूजी वाला पास्ता है, ये महंगा वाला पास्ता है, कोई नुकसान नहीं करेगा आप दोनों के पेट को। हाँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ता ब्रांडेड है या कैसा है, मुझे तो घर का खाना खाना था। अरे हो गया रोहित, अब तू भी क्यों माँ की तरह कचकच कर रहा है। चल अब जल्दी से टिफिन बैग में डाल और चल, नहीं तो बॉस हम दोनों का जीना मुश्किल कर देगा। इसके बाद दोनों ऑफिस निकल जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते हैं और तभी एक शाम को मोहल्ले में कीर्तन था। कमला देवी को वहां जाना था। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी अलमीरा से निकाली और बस उसे प्रेस करना बाकी था। रचना बेटा जरा ये साड़ी तो प्रेस कर दो। अभी टाइम नहीं है माँ जी, जैसी है वैसी पहन लीजिए, प्रेस करने में क्या रखा है। अरे बेटा कीर्तन में तो अच्छे से जाना चाहिए ना। तो मुझे भी तो तैयार होना है ना, प्रिया के साथ बाहर जा रही हूँ मैं। तब भी प्रिया तैयार होकर बाहर आई और दोनों देवरानी जेठानी निकल गई। वहीं कमला देवी साड़ी हाथ में पकड़े उनकी तरफ देखती रही, फिर चुपचाप प्रेस करने लगी।
जब कमला देवी कीर्तन से लौटी तो घर का नजारा वही था। सोफे पर रचना और प्रिया मोबाइल स्क्रीन पर हंसते खिलखिलाते हुए। ये देखो प्रिया, कितना फनी वीडियो है। अरे वाह, इसे मैं भी पोस्ट करूंगी। तुम दोनों ने खाना खा लिया? हाँ माँ जी, हमने बाहर ही खा लिया था। फ्रिज में सब्जी रखी, आप खा लेना, वैसे भी अभी थक गई होंगी ना आप। पहले के दिनों में बहुएं इंतजार करती कि माँ जी साथ में बैठकर खाएं, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। कमला देवी अपने कमरे में चली गई, खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रही। वो सोच रही थी कि बहुएं बुरी नहीं है, बस अब उनका ध्यान कहीं और ज्यादा है। तो इसके अगले दिन बहुएं फिर सुबह देर से उठी। इस बार कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, खुद ही चाय बनाई और अपने काम में लग गई। अगले दिन रसोई में बर्तन धुले पड़े थे। प्रिया, आज बर्तन तू धो ले। क्यों? कल किया था ना मैंने। अरे कल मैंने किया था, तू भूल रही है। दोनों में बहस होती है लेकिन कोई काम नहीं करता। दोनों की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नए नए पोस्ट रोज आते थे। महंगे कैफे, मॉल में शॉपिंग और बाहर खाने की तस्वीरें अक्सर इन दोनों बहुओं की प्रोफाइल में दिख जाया करती थी। वहीं इस वक्त कमला देवी अपने बेटे के दिए हुए नए स्मार्टफोन में उन दोनों की ही पोस्ट देख रही थी कि तभी दोनों की तुत्तू मैं सुनकर वो जल्दी से बाहर आती है। अरे तुम दोनों को पोस्ट करने का तो टाइम मिल जाता है, मोबाइल चलाने का भी टाइम है, लेकिन काम करते वक्त एक दूसरे के ऊपर डाल देती हो। माँ जी, आपको हमारी प्रोफाइल से कितनी प्रॉब्लम है, साफ दिख रहा है। सच में? अरे हम भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं है कि रोज रोज एक ही काम करते रहे। हम भी तो बोर होते हैं और हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, शौक है। क्या हमें उन्हें पूरा करने का कोई अधिकार नहीं है माँ जी? तुम दोनों को तो कुछ भी कहो तो दोनों मेरे ऊपर चढ़ जाती हो। पता नहीं तुम दोनों इतना कैसे बदल गई। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ दीवार में सर मार रही हूँ। कमला अपने कमरे में वापस चली जाती है। घर में कपड़े गंदे होते जा रहे थे, धुलने की मशीन खाली पड़ी थी, प्रेस करने की तो बात ही छोड़ो। दोनों पति भी बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगे थे। अमित बेटा, कमीज तो प्रेस करवा लेता, देख कितना बेकार लग रहा है। अब तेरी माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ा सा भी झुकती है तो कमर में दर्द होने लगता है, वरना बेटा मैं ही कर देती। अरे कोई बात नहीं माँ, आप ना बेवजह इतना सोचती हो और अपने दिमाग में इतना जोर डालती रहती हो। कितनी बार कहा है माँ, जरा चिल रहा करो। ये क्या होता है बेटा? इसका मतलब माँ कि आप जरा थोड़ा बेफिक्र रहा करो और छोटी छोटी बातों पर इतना सोचा मत करो। अच्छा माँ, आज हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो हम लोग चलते हैं, बाय। देखो आज मेरा जन्मदिन है और ये बात ये लोग बड़े आराम से भूल गए। देख कमला, तेरे घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी तू अकेली है। बेटों के जवाब साफ थे, उन्हें बहुओं से झगड़ने का समय नहीं था। वो दोनों तो बस ऑफिस का काम और मीटिंग्स में ही उलझे रहते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे आलस घर में फैलने लगा और सुबह का नाश्ता भी बंद हो गया। तभी अगली सुबह, बेटा अमित और रोहित का नाश्ता तो बना लो। माँ जी, अब सब बाहर से मंगवा लेते हम लोग। हाँ सासू माँ, ऑफिस में टिफिन सिस्टम है, वहीं खा लेंगे। इसी शाम को, प्रिया ये देखो, इस शॉपिंग मॉल में सेल लगी है, चलते हैं आज। वाह अच्छा है, मुझे ना नई सैंडल भी लेनी है। थोड़ी देर बाद कमला देवी भी बाजार से आती है। बहुत सुनो तो, मैं अभी भी ना बाजार से ये साड़ी लेकर आई हूँ, कैसी लग रही है? अरे माँ जी, आपकी सारी साड़ियाँ एक जैसी होती है। अच्छा है माँ जी। अच्छा हम दोनों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, ठीक है? हम आकर आपसे बात करते हैं। अरे प्रिया तैयार हो गई कि नहीं? हाँ आ गई, चलिए जेठानी जी। दोनों तैयार होकर हंसते बतियाते निकल गई। घर फिर से सूना हो गया। इसके आधे घंटे बाद वहां मोहल्ले की रमा दीदी कमला से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारी तो मौज होगी, दो बहुएं हैं, सारा काम बांट लेती होगी। हाँ बांट लेती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर। क्या मतलब? मतलब काम होता ही नहीं है। क्या? और हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। हाँ रमा, सच में घर में अब कोई समय पर खाना नहीं खाता, कपड़े प्रेस नहीं होते, नाश्ता नहीं बनता। लेकिन अगर एक चीज इस घर में नहीं रुकी थी तो वो थी इन दोनों बहुओं की मस्ती। खैर, रात के समय कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। चैनल बदलते बदलते उनकी नजर एक नए विज्ञापन पर जा रुकी। मोना एआई, आपका परफेक्ट होम असिस्टेंट, खाना बनाए, कपड़े धोए और आपके हर आदेश का पालन करे। अरे ये तो गजब की मशीन है। पीछे से अमित और रोहित कमरे में आते हैं। सुना अमित, रोहित ये देखो कैसा है ये, मुझे कैसा रोबोट दिला दो ना जो मेरा सब कुछ माने,
पानी लाने को कहूँ तो पानी लाए, खाना बनाने को कहूँ तो वो बना दे। माँ घर में रचना और प्रिया है, इतना खर्चा क्यों करना? हाँ, बहुएं तो है, पर काम के वक्त एक दूसरे पर डाल देती है। मोबाइल के लिए टाइम है, लेकिन कपड़े प्रेस करने या बर्तन धोने का वक्त नहीं है। अरे वो दोनों तो मुझसे सही से बात भी नहीं करती है। देखो, तुम लोग हमेशा अपनी चलाते हो, लेकिन इस बार तुम लोग मुझे अपने मन की चलाने दो। मुझे ये रोबोट चाहिए तो चाहिए, बस। मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, तुम लोगों को दिलवाना है तो दिलवाओ, नहीं दिलवाना है तो बातें मत बनाओ। अरे माँ ठीक है देखते हैं। देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब चुपचाप कल मेरे कमरे में ये रोबोट होना चाहिए। फिर क्या, अगले दिन एक बड़ा सा डिब्बा घर में आता है। बॉक्स खुलते ही चांदी जैसा रंग ली एक मशीन सामने खड़ी हो जाती है, जो थी मोना एआई। पूरी तरह मशीन, लेकिन चाल ढाल में हल्की सी इंसान जैसी झलक थी। अच्छा सुन, सबसे पहले पानी ला के दिखा बेटा। जी पानी ला रही हूँ। मोना एआई ने तुरंत ही टेबल पर पानी का ग्लास लाकर रख दिया, जिसे देखकर कमला देवी तो फूले नहीं समा रही थी। वाह, एकदम बढ़िया। थोड़ी देर बाद अमित और रोहित दोनों मिलकर इस मोना एआई रोबोट को अपनी माँ के कमरे में रख देते हैं। अच्छा, यह हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर, लेकिन गुलाबी साड़ी के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे वाह, फैशन में भी एक्सपर्ट है तू। हाँ। कमला देवी के लिए ये एक्सपीरियंस कुछ नया था, इसलिए उसे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। मोना एआई अब कपड़े धो देती, रोटियां बना देती, चाय लेकर आ जाती, और तो और रात में अगर कमला देवी उठती तो मोना एआई पानी का ग्लास और तौलिया लेकर खड़ी हो जाती। तो मेरी सखी बन गई है रे, तेरे बिना तो अब मन ही नहीं लगता। रचना और प्रिया खुश होती है कि माँ जी के जीवन में मोना एआई के आने के बाद अब उन्हें माँ जी की किचकिच सुननी नहीं पड़ती। लेकिन तभी, देख प्रिया, अब ये रोबोट हमारी जगह ले रहा है। अरे हमें तो छुट्टी मिल गई है ना, टेंशन काहे की। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये छुट्टी स्थायी हो रही है। कमला देवी अब बहुओं से कम मोना एआई से ज्यादा बातें करने लगी थी। सुबह मोना एआई के साथ चाय, दोपहर को उसके साथ साड़ी और गहनों पर चर्चा, शाम को उसके साथ टीवी देखना, जैसे उनके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया हो। और तभी एक दिन, मम्मी जी, आज मेरा बर्थडे है, तो आप केक काटते समय थोड़ी देर के लिए हॉल रूम में आ जाइएगा। हाँ, लेकिन केक काटते ही मैं अंदर चली जाऊंगी, मुझे अपने कमरे में गाना सुनना है। बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम होता है। मम्मी जी फोटो खिंचवा लीजिए। अरे नहीं, रहने दे, मोना एआई मेरा इंतजार कर रही होगी। रचना और प्रिया ने एक दूसरे का चेहरा देखा। मम्मी जी को हमारे बर्थडे से ज्यादा उस मशीन में इंटरेस्ट है। हाँ, सोचा नहीं था कि एक रोबोट के यहाँ पर आ जाने से माँ जी इतना चेंज हो जाएंगी। बाप रे बाप। केक कटते ही कमला देवी अपने कमरे के अंदर चली जाती है। ये गाना सुन, कैसा लग रहा है? बहुत ही मधुर, बेस्ट। अच्छा, चाय बना दे। कुछ ही मिनटों में चाय आ गई। बहुएं दूर से देख रही थी और सोच रही थी अब घर में उनकी असली जगह खतरे में है। तभी अगले हफ्ते, मोना मेरे लिए चाय बना दो। मेरा प्रोग्राम केवल कमला देवी के आदेश पर काम करने के लिए है। क्या? वाह रोहित, तुमने देखा, ये रोबोट माँ जी की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। अरे तो अच्छी बात है ना, वैसे भी तुम लोग माँ जी से परेशान होती थी, अब तुम लोग परेशान तो नहीं हो रही हो। तुम लोग बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, और क्या। प्रिया और रचना को अपने पतियों की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी दोनों चुपचाप सुनती रही। तो वहीं बीते कुछ हफ्तों से घर का माहौल बदल गया था। रचना और प्रिया के चेहरों पर बेचैनी रहने लगी थी। देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने मम्मी जी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, पहले तो मजाक लग रहा था, पर अब सच में अजीब लगने लगा है। मम्मी जी को हमने इतना अकेला कर दिया कि वो एक मशीन को दोस्त मानने लगी। वहीं दोनों ने कई बार कोशिश की मम्मी जी के पास जाकर बात करने की। मम्मी जी चाय पी लीजिए, मैंने बनाई है। नहीं बेटा, मोना एआई ने बना दी है, तुम दोनों जाओ अपना काम करो। अरे तुम दोनों जाओ, घूमो फिरो, कैफे जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, यही तो उम्र है तुम लोगों की एंजॉय करने की। जाओ बच्चों, मैं तो अपनी मोना एआई के साथ बहुत खुश हूँ। मम्मी जी चलिए ना, थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। कितने दिनों से आप घर के अंदर ही बैठी हैं। बाहर की हवा भी बदल जाती है, मन भी फ्रेश हो जाता है। कम से कम अपने घुटनों का तो ख्याल रखिए। रोज थोड़ी सी वॉक करेंगी ना तो दर्द भी कम होगा। मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे चलेंगी, कहीं जल्दी नहीं है। नहीं, अभी मन नहीं है, मैं और मोना टीवी देख रहा है।
कमला देवी तो अब मोना एआई के साथ बहुत खुश थी, इसलिए अब वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। दिन गुजरते गए और इसी बीच एक खबर आई। कमला देवी का फोन बजता है। हाँ बेटा, कैसी है? माँ मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? सासू माँ रोज रोज मेरे पति के कान भरती है, कहती है मेरा किसी और के साथ अफेयर है। क्या? ये कैसी बात कर रही है वो औरत? हाँ माँ, और मेरा पति भी मुझ पर शक करने लगा है। छोटी छोटी बात पर झगड़ता है, कहीं आने जाने भी नहीं देता मुझे, और ये सब मेरी सासू माँ की वजह से हो रहा है। अरे तो परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना। आप है माँ, पर दूर है या मैं अकेली पड़ गई हूँ। कमला देवी का दिल भारी हो गया। उन्होंने फोन रखा, लेकिन मन में हलचल बनी रही। मोना, मुझे एक सलाह दे बेटा। कृपया सवाल स्पष्ट करें। मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसकी सास उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैं क्या करूं? आप उसे मेरे हाथ का बना हुआ समोसा और चाय खिला दीजिए, वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं मोना, ये तो कैसी बातें कर रही है? जरा सही से मेरी परेशानी को समझ और उसका जवाब दे। कमला देवी मोना एआई से कई बार वो ही प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन उसे कोई सही जवाब मोना एआई से मिलता नहीं। तब मोना एआई लास्ट में कहती है, सॉरी, मैं घरेलू कामों के लिए प्रोग्राम्ड हूँ, पारिवारिक विवाद में सलाह नहीं दे सकती। जवाब सुनकर कमला देवी ने गहरी सांस ली। रोबोट उनके दुख को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। उफ, तुझसे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तब वो अकेले बालकनी में बैठ गई। सोचती रही, पहले तो पड़ोस की औरतें आ जाती थी, बातें हो जाती थी, अब वो भी गांव चली गई है। इसके कुछ दिन बाद मोना, कमला की आंखें रोबोट की तरफ थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो पूछेगी क्या हुआ, चोट लगी, लेकिन मोना तो बस खड़ी थी। वो प्रोग्राम के बाहर की स्थिति को समझ नहीं पाई। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? अरे माँ जी का शायद पैर फिसल गया है, जल्दी उठाओ इन्हें। दोनों ने मिलकर कमला देवी को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। प्रिया, डॉक्टर को कॉल लगा फटाफट। हाँ, लगा रही हूँ। डॉक्टर आया, चेकअप किया, दवाई दी। बहुएं पास पास बैठकर उनकी सेवा करने लगी। बेटा तुम दोनों। माँ जी चुप रहिए, आराम कीजिए। अब हम आपके पास से हटेंगे नहीं। अगले कुछ दिनों बहुओं ने पूरा ध्यान रखा। खाना खिलाना, दवाई देना, कमरे की सफाई सब खुद किया। मोना एआई का यहाँ ज्यादा कुछ काम नहीं था। तभी एक सुबह, बेटा पानी पिलाओ। लीजिए मम्मी जी। मोना से भी तो कह सकती थी, लेकिन मोना मशीन है, तुम्हारी तरह प्यार से पानी नहीं दे सकती। बहुओं ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। रोबोट होता है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वो इंसान की जगह नहीं ले सकता। कमरे में हल्की सी मुस्कान फैल गई। मोना एआई अब भी खड़ी थी। बहू, आज कद्दू की सब्जी बना लेना। पर मम्मी जी, कद्दू की सब्जी तो घर में कोई नहीं खाता। आप ऐसा कीजिए, कोई और सी सब्जी बता दीजिए, मैं वो बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम्हारे पापा जी को कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है, वो तो कद्दू देखते ही खुश हो जाते हैं। ये कद्दू की सब्जी देखकर आखिर कौन खुश होता है? मैंने तो ऐसा इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अरे बहू, क्या हुआ, किस सोच में खो गई? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अगर पापा जी को कद्दू की सब्जी इतनी पसंद है तो बना देती हूँ। इतना कहकर गुड्डी रसोई में चली जाती है, जबकि सास एक जहरीली मुस्कुराहट लेकर उसे देखने लगती है। गुड्डी ब्लैक साड़ी लेकर तैयार होने जा रही थी, तभी अचानक वहां उसकी सास सुनैना देवी आकर बोली, बहू वो मैं। जी मम्मी जी, बोलिए ना। बहू ये क्या, तुम आज काली साड़ी पहनने जा रही हो? जी माँ जी, वो क्या है ना, सूरज को मेरे ऊपर काला रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो मेरे लिए ये काली साड़ी लेकर आए थे। अच्छा, कभी सूरज से ये तो हुआ नहीं कि एक साड़ी माँ को भी ला कर दे दे। और इसको चला है काली परी बनाने। अभी बनाती हूँ मैं इसे पीला पर्वत। अभी सुनैना देवी मन में ये सोच रही थी कि गुड्डी बोली, मम्मी जी आपको मुझसे कुछ काम था क्या? अरे नहीं बहू, वो तो मैं बस ऐसे ही आई थी। खैर एक काम करो, तुम ना इस काली साड़ी को रख दो, फिर कभी पहन लेना। आज पीले रंग की साड़ी पहन लो, वो तुम पर बहुत जचेगी। पर माँ जी, मैंने आपको बताया ना, सूरज को काला रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये साड़ी उनकी पसंद से पहन रही हूँ।
अरे हाँ बहू, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन अभी सूरज तो घर पर है नहीं, तो तुम काला रंग तब पहना जब छुट्टी के दिन सूरज घर पर मौजूद होगा। और वैसे भी ना तुम्हारे पापा जी को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए तुम ना पीले रंग की साड़ी पहन लो। वो हमेशा मुझसे कहता है, गुड्डी पीले रंग में बिल्कुल चांद लगती है और काले रंग में तो एकदम काली चुड़ैल लगती है। माँ जी के मुंह से ये बात सुनकर गुड्डी के हाथ से साड़ी गिरते गिरते बची। पापा जी ने ऐसा कब कहा होगा? मैं और पीले रंग में चांद और काले रंग में काली चुड़ैल? शायद पापा जी ने सपने में कहा होगा। क्या हुआ बहू, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, मैं बस अभी पीली साड़ी पहन कर आती हूँ। गुड्डी अपने रूम में पोछा लगा रही थी, तभी उसकी सास वहां आकर बोली, गुड्डी आज पूजा कर और ऊपर की छत पर भी पोछा मार देना, ठीक है? पर मम्मी जी रोज रोज छत पर पोछा? अरे बहू, तुम तो जानती हो पापा जी को साफ सफाई कितनी पसंद है, उन्हें घर का हर एक कोना साफ सुथरा चाहिए। वो कहते हैं गुड्डी सफाई में लक्ष्मी है लक्ष्मी। अब तो पापा जी ने लक्ष्मी की भी बैंड बजा दी। कुछ कहा क्या तुमने बेटा? नहीं कुछ नहीं माँ जी, वो मैं कह रही थी सही बात है, रोज रोज सफाई से घर में लक्ष्मी आती है, मैं अभी जाकर पोछा लगा देती हूँ। गुड्डी उठ जा बेटा, अब तो सुबह के 6 बज गए। मम्मी जी थोड़ी देर और, अभी तो सूरज भी खर्राटे ले रहा है। गुड्डी मैं और खर्राटे? भला क्यों मुझे दिन दहाड़े खर्राटे आने लगेंगे? ओह सूरज, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। मैं आसमान से निकलने वाले सूरज का नाम ले रही हूँ, तुम्हारा नहीं। अच्छा फिर ठीक है। इतना कहकर सूरज दोबारा सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरे बहू, क्या हुआ मेरे बेटे को? वो खर्राटे क्यों ले रहा है? वो तो कभी खर्राटे नहीं लेता। और तू ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? खोल ना। ओफो माँ जी, मैं उस ऊपर वाले सूरज की बात कर रही थी, आपके सूरज की नहीं। अच्छा फिर ठीक है। अब तुम ऐसा करो, जल्दी से उठ जाओ। माँ जी अभी सोने दो ना प्लीज। बेटा, पापा जी को पसंद है कि बहुएं सुबह जल्दी उठे। वो हमेशा मुझसे कहते हैं सुबह की बहू लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए तू ना जल्दी से उठकर बाहर आ जा बेटा। लक्ष्मी तो ठीक है, मगर ये अलार्म देवी कब से बन गई मैं? गुड्डी तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी उसका फोन बजता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ सूरज, मैं बस तैयार ही हूँ। ठीक है। हाँ पापा, तुम घर आओ तो सही, फिर हम साथ में निकलते हैं। अरे बहू, तू इतने टिंच पिंच बनकर कहाँ जा रही है? अरे माँ जी, वो क्या है ना, आज सूरज मुझे सिनेमा हॉल में सैयरा मूवी दिखाने लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने मुझे कल रात की 2 टिकट्स लाकर दिए थे। अरे बहू, ये तो वही सैयरा मूवी है ना जिसने सारे इंस्टाग्राम पर कब्जा जमा रखा है, हर तरफ बस उसी के चर्चे हैं। जी माँ जी। मैं तो कहती हूँ अब इंस्टाग्राम का नाम बदलकर सैयराग्राम रख देना चाहिए। जहाँ देखो बस मुंह मारा यही गाना बज रहा है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ऐसा लग रहा है सारा मौसम उसी का है जो रूठ जाएगा। इतना अच्छा मौसम तो है। माँ जी आप भी ना। वैसे आपको कैसे पता चला कि सारे इंस्टाग्राम पर यही गाना वायरल है? अरे बहू, वो क्या है ना, तुम्हारे पापा जी के मोबाइल में इंस्टाग्राम है, इसलिए जब भी वो इंस्टाग्राम खोलते तो मैं भी थोड़ा बहुत उनके साथ देख लेती हूँ। ऐसे बहू, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं? जी माँ जी बताइए। तुम्हारे पापा जी को ना सिनेमा हॉल में फिल्में देखने वाली बहुएं बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे पापा जी कहते हैं बहू को पूजा पाठ और ये सास बहू वाली चीजें देखनी चाहिए। इस तरह बहुओं पर उन्हीं चीजों का असर पड़ता है। तुम ऐसा करो, ये टिकट्स मुझे दे दो, अब ये तुम्हारे क्या ही काम आएंगे। पर माँ जी, आप इन टिकट्स का क्या करेंगी? अरे परेशान मत हो, मैं और तुम्हारे पापा जी दिखाएंगे। आखिर हम भी तो देखे ये कल मुही सैयारा फिल्म है कैसी। इतना कहकर सुनैना देवी गुड्डी से फिल्म के टिकट्स छीन लेती है और वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। एक दिन गुड्डी का दिमाग बूम हुआ तो उसने डिटेक्टिव मोड ऑन किया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। यहाँ तो सासू माँ नहीं बल्कि पापा जी मेरी सास के रूप में मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब क्या करूं, कैसे इस मुसीबत से निकलूं? इतने दिनों से मैं पापा जी की पसंद में गुजारा कर रही हूँ। उनकी पसंद का ख्याल रखते रखते मैं ये तक भूल गई कि मेरी अपनी पसंद क्या है। गुड्डी दिल ही दिल में ये सोचकर घर का काम कर रही थी कि तभी उसे सुनैना देवी के कमरे से आवाजें आती हुई सुनाई देती है। क्या भाग्यवान तुम, दिन रात बेचारी बहू से इतनी मेहनत क्यों करवाती हो? अजय आप चुप रहिए, और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। और खबरदार जो अपनी लाडली बहू की तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आए बड़े उसकी तरफदारी करने वाले।
अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों करती हो? भूल गई क्या हमारी शादी के शुरुआती दिनों में तुम भी तो मेरी माँ की बताई हुई बातों से कितना परेशान हो जाती थी। अरे आप तो चुप ही रहिए। आपकी माँ नहीं, वो तो नागिन देवी थी, नागिन देवी। हर समय मुझे अपनी जहरीली जुबान से डसती रहती थी। मैंने कैसे उनकी कड़वी बातों को सहा है वो मैं ही जानती हूँ। लगता है उस समय थोड़ा जहर तुमने भी पी लिया होगा। क्या क्या बोले आप? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, अब मैं तुम्हारे आगे क्या ही बोल सकता हूँ। अच्छा, तो ये सब किया धरा सासू माँ का है। यानी मुझे सुधारने की बीमारी पापा जी को नहीं बल्कि सासू माँ को लगी है। कोई बात नहीं, अब मैं बनूंगी सासू माँ की दवा, वो भी उन्हीं की भाषा में। ये लीजिए पापा जी, खाना खाइए। ये क्या बहू, आज तुम मेरा खाना रूम में ही ले आई? जी पिताजी खाइए ना, खास मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आपने माँ जी को बताया था ना आपको कद्दू बहुत पसंद है। कद्दू? अरे मुझे कब से पसंद आने लगा ये कद्दू। मुझे तो कद्दू से एलर्जी है बेटा। अरे पापा जी, माँ जी ने तो लगातार 5 दिनों से मुझसे सिर्फ कद्दू ही बनवाया और सबको खिला भी दिया। इन्होंने मुझसे बोला कि पापा जी कद्दू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, है ना माँ जी? सुनैना देवी गुड्डी की बातों को नजरअंदाज करते हुए इधर उधर देखने लगती है। अरे भाग्यवान, अब तुम इस कद्दू को बनवाना बंद कर दो। अब अगर बनवाया तो मेरा तो ऊपर का टिकट ही कट जाएगा और फिर मैं अकेला ही स्वर्ग में मटर गश्ती करने चला जाऊंगा। हाँ। गुड्डी पीले रंग की साड़ी में टिप टॉप बनकर आती है और पापा जी को खुद को दिखाते हुए कहती है, पापा जी कैसी लग रही हूँ मैं? ये हल्दी का भूत कौन है? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या पापा जी, मैं हूँ आपकी गुड्डी। आप ही तो कहते हैं ना मुझ पर पीला रंग बहुत सूट करता है, इसलिए तो मैंने आज पीले रंग की साड़ी पहनी है। अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा? ओहो पापा जी, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है जो आपको भूलने की बीमारी लगी? आप ही तो मम्मी जी से कहते हैं ना आपको पीला रंग बहुत पसंद है, पीले रंग में मैं आपको चांद लगती हूँ। पीला? अरे बहू, मैं तो इसे हल्दी का भूत कहता हूँ। मुझे पीला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे काला रंग पसंद है। काले रंग में इंसान की सुंदरता उभरती है। माँ जी, पापा जी ने कहा है कि काला रंग पहनो तो चांदनी बनकर कयामत लगती हूँ, तब से मैं काला रंग ही पहनूंगी। गुड्डी के इस तरह कहने पर जहाँ पापा जी के मुंह से हंसी निकल पड़ती है, वहीं माँ जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गुड्डू जैसे ही पापा जी को छत की तरफ आते देखती है, वैसे ही छत पर झाड़ू पोछा रच रच कर लगाने का नाटक करने लगती है। अरे बहू, ये क्या, तुम इस तरह से छत की सफाई क्यों कर रही हो? और ये नौकर कहाँ है? क्या मैं पैसे उन्हें आराम करने के देता हूँ? अरे नहीं पापा जी, जब सारे घर की सफाई मैं ही करती हूँ तो ये छत भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। और मम्मी जी ने मुझसे खास तौर से कहा है आपको छत साफ सुथरी पसंद है, इसलिए मैं इसकी सफाई रोज करूँ। क्या वाकई मुझे सफाई पसंद है? हाँ नहीं तो क्या। और तो और मम्मी जी ये भी कह रही थी कि आप मुझे सफाई की लक्ष्मी कहते हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे तो छत पर ज्यादा आना पसंद ही नहीं है। बाहर की धूल मिट्टी से फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो मैं भला ऐसा कैसे कह सकता हूँ? अब से तुम छत की सफाई बिल्कुल नहीं करोगी। वैसे ही तुम्हारे ऊपर घर के इतने सारे काम है। लेकिन पापा जी, अगर मैंने छत की सफाई नहीं की तो कौन करेगा, और घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी सफाई कर लेती है, वो कर देगी। अब जाओ तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। सुना मम्मी जी, आज से आप सारे घर की अच्छे से सफाई करिएगा, पापा जी को बहुत पसंद है। आज से मैं अपना सफाई की लक्ष्मी वाला पद छोड़ती हूँ। आज से आप है सफाई की असली लक्ष्मी। गुड्डी की बात सुनकर मम्मी जी का कलेजा मुंह का आ जाता है। सुबह सुबह 6 बजे उठकर आरती की थाली लेकर गुड्डी अपनी सास ससुर के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाते हुए बोली, उठिए पापा जी, उठिए मम्मी जी, सुबह की आरती आपका इंतजार कर रही है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कौन जागता है? ओहो पापा जी, फिर भूल गए आप ही तो कहते हैं ना घर की बहू लक्ष्मी होती है। हाँ बेटा, हो गया। अरे सुबह उठने की क्या जरूरत है? तुम्हारी सास भी इतनी सुबह नहीं उठती, और एक तुम हो कि इतनी सुबह सुबह आरती लेकर दरवाजे पर खड़ी हो। पापा जी के इस तरह कहने पर मम्मी जी की भी नींद खुल जाती है। फिर भी वो सोने का दिखावा करते हुए अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेती है। ओहो पापा जी कैसी बातें करते हैं। माँ जी ने ही तो मुझसे कहा था कि आपका कहना है कि सुबह की बहू लक्ष्मी का रूप होती है। क्या मैं ऐसा कहता हूँ? तुम ऐसा करो, जाओ और जाकर सो जाओ, कोई जरूरत नहीं है इतनी सुबह उठने की। पर पापा जी, अगर मैं सुबह नहीं उठूंगी तो घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कल से तुम्हारी सास उठेगी बस। आखिर वो भी तो घर की बहू है, इसलिए तुम जाओ बेटा, आराम करो। जी पापा जी। सुना मम्मी जी, अब से आप हैं घर की लक्ष्मी, तो प्लीज उठ जाइए, सूरज सर पर है।
अरे मैं लक्ष्मी नहीं, बीपी की मरीज हूँ। सासू माँ घर के सारे काम करके थक कर चूर हो जाती है। तभी गुड्डी तैयार होकर बैग कंधे पर टांगते हुए कहती है, ओहो मम्मी जी, अभी तक आप यही सारे काम कर रही हैं? हाँ बहू, अब मुझ बूढ़ी हड्डी में इतनी जान कहाँ। ओहो मम्मी जी, स्ट्रांग बनिए स्ट्रांग, क्योंकि पापा जी को स्ट्रांग औरतें बहुत पसंद है। और हाँ, अब आप तैयार हो जाइए, हम अभी शॉपिंग पर जा रहे हैं। क्या शॉपिंग? पर बहू मेरे पास सब कुछ है। अरे मम्मी जी, पापा जी ने कहा है कि आप उन्हें लाल बिंदी, ऑरेंज लिपस्टिक और टाइगर प्रिंट की साड़ी में एकदम बवाल लगती है, इसलिए वो आपको इस लुक में देखना चाहते हैं। क्या? पर ये सब पहनकर तो मैं शेर नहीं दिखूंगी या नागिन। मम्मी जी, किस सोच में बढ़ गई आप? जल्दी कीजिए, शाम को आकर आपको कद्दू की सब्जी भी तो बनानी है। गुड्डी के इस तरह कहने पर सुनैना देवी अपनी सोच से बाहर आती है। पापा जी ने कब बोला ये सब? मम्मी जी, जैसे पहले आप मुझसे कहती थी ना, पापा जी को ये पसंद है, वो पसंद है, वैसे ही अब पापा जी मुझसे भी अपनी पसंद बता देते हैं। अरे गुड्डी, हर बात में पापा जी का नाम क्यों घसीट रही हो? अब क्या कर सकते हैं मम्मी जी, सब पापा जी की ही पसंद है। बेटा, अब तो मुझे तुझसे और तेरे पापा जी की पसंद से डर लगने लगा है। मम्मी जी, मैं बहू हूँ, शेरनी नहीं। आपने मुझे पापा जी की पसंद का झुनझुना पकड़ा रखा था ना, इसलिए मैंने भी बदले में आपको पापा जी की पसंद का झुनझुना पकड़ा दिया। हाँ बहू, मैं समझ गई। असली बहू वही जो चालाकी को भी साड़ी में लपेट दे, और तुमने मुझे अपनी काली साड़ी में लपेट दिया। मुझे माफ कर दे बहू। भगवान, अब से पसंद की दुकान बंद कर दो, वरना अगला कद्दू केला फेस्टिवल तुम्हारे नाम से ही होगा। चलो, अब हो गया अगर सास बहू वाला ड्रामा, तो चलकर देखते हैं हम सब फिर से फिल्म सैयारा।